गर्मी भाई साहब कोई ऐसी वैसी गर्मी नहीं है, हद गंदी गर्मी हो रही है और वो हम सब फील कर चुके हैं। अब लॉजिकली आप देखोगे व्हेन द टेम्परेचर्स आर राइजिंग, एसी, कूलर, फ्रिजेस, इनकी डिमांड तो बढ़ेगी ना, और बढ़ रही भी है। मैंने अपने घर खुद दोनों एसी लगवाने पड़े मुझे इस बार, और फिजम टीम ने बोला कि गोला एक बार चेक करो, क्या पता दीज स्टॉक्स कैन डू वेल। एसी के स्टॉक्स क्या भाई, क्या बात कर रहा है यार, कोई ढंग के स्टॉक्स एनालाइज करते हैं। ब्लू स्टार और एम्बर जैसे जो एसी के स्टॉक्स है ना, ये मल्टी बैग रिटर्न्स दे चुके हैं, और जो इसमें अपॉर्चुनिटी है ना वो इस लेवल की है, आपके मुंह से ऑलरेडी पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ना मैं ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूं, एडिटर सर जल्दी से इंट्रो लगा दीजिए, लेट्स स्टार्ट। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock market. और आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊंगा ना, जेन्युइनली ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हम सबके सामने थी बट शायद कभी किसी ने नोटिस ही नहीं की, और अब ये अपॉर्चुनिटी को पूरा समझेंगे। सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ इंडस्ट्री ग्रोथ से शुरू करूँ, सो दैट आपको पता चले कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद मैं स्टॉक्स के एनालिसिस पे उतरता हूँ। आप देखोगे हीट वेव्स हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गंदी हैं, इस बार बहुत गर्मी हो रही है यार। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको खुद लग रहा हुआ है, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स जो आसपास हैं वो भी गर्मी के लिए कंप्लेन कर ही रहे होंगे। अब इसको डेटा से बैकअप करते हैं। डेटा से आप ये देखेंगे इज दैट वेस्ट राजस्थान में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, सम पार्ट्स इन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सिर्फ अप्रैल में टेम्परेचर्स हैव गॉन अबव 45 डिग्री सेल्सियस, और अभी सिर्फ अप्रैल ही है। और अगर आप पास्ट डेटा देखोगे पिछले 122 सालों में ना, ये थर्ड वार्मेस्ट अप्रैल रहा है जो हमने फेस किया। सेकंड फैक्टर आता है कि जो एसीज की पेनिट्रेशन है, इट इज ओनली 5% इन आवर कंट्री। तो मार्केट तो भाई साहब पूरा खुला मैदान है जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होंगे एसीज के। अरे भाई ये तो ठीक है, बट इतनी इनकम है थोड़ी हमारे देश में कि एसीज खरीद ले सर। आई एग्री टू दिस फैक्ट, बट एट द सेम हैंड जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, आसान शब्दों में आप इसको ये मान लो, जो पर पर्सन एवरेज बंदा जो पैसे कमा रहा है हमारे देश में ना, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती ही जा रही है। और आप खुद सोचिए, जब कोई आदमी 10,000 से महीने के 25,000 कमाने लगेगा, वो सबसे ज्यादा खर्चा कहां करेगा? सबसे पहले खर्चा कहां करेगा? फ्रिज खरीदेगा, एक एसी खरीदेगा घर के लिए, या कूलर खरीदेगा, कुछ तो खरीदेगा ना। ये है इस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी। एंड जो थर्ड पॉइंट आता है कि हमारे विलेजेस में ना अब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, जो क्लियरली आपको एक ग्राफ और डेटा दिखा रहा है। बोला था ना अपॉर्चुनिटी कमाल की है। अब मैं आपको बताता हूं इसके सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और उनको फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए कौन सा सही है। सबसे पहली कंपनी आती है हैवेल्स। अब हैवेल्स FMEG में आता है, अगेन FMCG में नहीं, FMEG विच इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स। हैवेल्स का किस चीज में मार्केट है? केबल्स एंड वायर्स में, मोटर्स में, फैंस में, मॉड्यूलर स्विचेस, होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स, पावर कैपेसिटर्स, ल्यूमिनरीज, बल्ब्स हो गए, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। हैवेल्स हर जगह है, हर चीज हैवेल्स की मिलती है, तो हमें पता ही है। बट एक चीज आपने सोची है कि हैवेल्स जैसे मैं बोलता हूं, आपके दिमाग में लोगो भी आ गया होगा, या कोई स्विच हैवेल्स का आ गया होगा। इतना क्यों हो रहा है? बिकॉज एक टर्म होता है मार्केटिंग में, इस टर्म को बोलते हैं ओमनी चैनल प्रेजेंस। हैवेल्स ने अपने आप को ऐसे ब्रांड किया है कि हर जगह हमें हैवेल्स दिखता है। इनकी ट्रेडिशनल प्रेजेंस तो है ही है, प्लस मॉडर्न ट्रेड में है, ई कॉमर्स में है, एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, रूरल में ई प्रेजेंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो नए लगते हैं वहां पे कितनी बार हैवेल्स की ब्रांडिंग आती है। एंड दिस इज व्हाई हैवेल्स इज हैवेल्स। अब देखो यार, हम तो सिर्फ ब्रांड में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, हमें अपॉर्चुनिटी भी देखनी है। अब देखते हैं इस कंपनी की अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप FMEG प्रोडक्ट्स को देखोगे, अर्बन मार्केट ना इतना बड़ा नहीं है, बिकॉज काफी हद तक ये फुलफिल्ड है। हम सबके घर में स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मिक्सी, ग्राइंडर्स, एसीज, फ्रिज है ही है। ठीक है, हो सकता है हम उसको बेटर कर रहे हो, बट हमारी फर्स्ट टाइम डिमांड नहीं होगी, राइट? बट रूरल एरियाज में फर्स्ट टाइम डिमांड है, और यहाँ पे जो एक्चुअल गेम, जो FMEG में जो एक्चुअल रेस जीतेगा ना, वो वही होगा जो रूरल मार्केट को सबसे पहले कैप्चर करेगा। और हैवेल्स का इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एज ऑफ नाउ रूरल मार्केट में हैवेल्स सबसे बड़ा है, उसने सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर रखा है, सो मच सो कि ये 3000 टाउन्स कवर कर रहे हैं विद एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 10 to 15,000। और लोग इन्हीं के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। जब भी आप कुछ पंखा, लाइट, स्विच सोचो भी ना, सबसे पहले आप दुकान में जाके हैवेल्स ही मांगने वाले हो। और ये अगेन हमें डेटा भी दिखा रहा है। एज यू कैन सी हियर, MCB टॉप 3 में आ रहा है, स्विचेस इनका अगेन टॉप 3 मार्केट शेयर में आ रहा है, वायर्स एंड केबल्स इनकी फ्लेक्सिबल पावर वो भी टॉप 3 में है, लाइट्स में, LEDs में, हर चीज टॉप 3 में है। अब आते हैं इसके दूसरे एडवांटेजेस में। सबसे पहला एडवांटेज है ना इनका एम्प्लॉय रिटेंशन। अब एम्प्लॉय रिटेंशन इतना जरूरी क्यों होता है? बिकॉज
अगर आपका एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब लोग आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आपका काम बेटर होगा, आपको नए नए एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, आपको हायरिंग करके एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो इट इज अ वेरी गुड। एज बाय 2022 इनका रिटेंशन रेट इज 83%, विच इज ऑफ द चार्ट्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके जो 47% एम्प्लॉयज है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, have been working for them for more than 5 years। अब अगर मैं एसी में बात करूं, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, बड़ी बहुत न्यूज आई थी कि हैवेल्स ने ना लॉयड को खरीदा था। लॉयड के एसी कितने आते थे पहले, और यही एक्विजिशन करके हैवेल्स ने ना लॉयड के थ्रू एसी मार्केट में एंट्री मार दी, जहां पे अब वो एयर कंडीशनर तो बनाते ही बनाते हैं, प्लस टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और ये प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। और सर ये यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, इनकी मैं बात करना चाह रहा हूं अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। हैवेल्स क्या प्लान कर रहा है कि जो एसी का इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, उसको 2 मिलियन यूनिट से बढ़ाने वाले हैं, विच ऑल्सो शोज कि व्हाट इज द डिमांड दैट दे आर एक्सपेक्टिंग। और वो ये करेंगे बाय पुटिंग 400 करोड़ इन द प्लांट इन आंध्र प्रदेश। अगेन ये 400 करोड़ सारा हैवेल्स ने दिया है, इसमें डेट भी है, इक्विटी भी है, तो उसका मिक्सचर है। और Q1 FY24 से प्लान इज एक्सपेक्टेड टू गेट फुल्ली एक्टिव। अब आते हैं दोस्त फाइनेंशियल में। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 11.4%, इट्स गुड। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 14.80%, इट्स गुड। ROE and ROCE, ROE is return on equity, ROCE is return on capital employed, जितने ज्यादा हों उतना बेटर है। ROE है 21.40, वेरी गुड। ROCE is 27.60। लोग बोलते हैं 1 के नीचे डेट इक्विटी हो, अच्छा है, बट मैं 0.5 प्रेफर करता हूं, और इस कंपनी का डेट इक्विटी है ओनली 0.3। और ये है कंपनी का ग्राफ, और निफ्टी को तो भाई साहब कहीं का भी नहीं छोड़ा, फोड़ के आउट परफॉर्म कर दिया। सेकंड कंपनी है वोल्टास। अब जब यार देखो एसीज की बात हो रही है, वोल्टास का तो नाम आना ही आना है, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके घर में वोल्टास का एसी लगा हो। मतलब मेरे स्टूडियो में आपको यहाँ दिख नहीं रहा, कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टास का एसी लगा हुआ है यार, हर जगह वोल्टास के एसी ही दिखते हैं मुझे। दैट इज व्हाई वोल्टास इज अ क्लियर मार्केट लीडर। हम सबको पता है कि यार देखो वोल्टास एयर कंडीशनर्स, एसीज, फ्रिजेस ये तो बनाता ही बनाता है, बट बहुत लोगों को नहीं पता कि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ये माइनिंग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, और इंडिया में नहीं इंटरनेशनल इनकी प्रेजेंस है। अब एसीज की बात तो कर लें, एसीज की बात करेंगे तो देखो क्लियरली दे आर द मार्केट लीडर, और ये हमें स्टैट्स बता रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये वो हाथी है जो हल्के हल्के नीचे आ रहा है, कल को उससे दोबारा चढ़ जाए, बट एज ऑफ नाउ नीचे आ रहा है। जो उनका मार्केट शेयर था मार्च 2021 में था 25.2% एयर कंडीशनर में इनका था, मार्च 2022 में यही हो गया 23.4% और कम हो गया, एंड अगस्त 2022 में ये गिर के हो गया 22.81%। तो हल्के हल्के नीचे आ रहा है, बट इसके बावजूद भी वोल्टास नंबर 1 मार्केट लीडर है। अब इसके लिए कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अपने एयर कंडीशनर प्लांट्स में, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स की भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं दिस विल डेफिनेटली हेल्प वोल्टास कि वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेंगे कॉज ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वोल्टास ने तो PLI स्कीम भी अप्लाई कर रखी है अंडर द गवर्नमेंट। क्यों? उनको कंप्रेसर्स बनाने हैं इन पार्टनरशिप विद अ चाइनीज फर्म। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 3.66%, profit growth for the past 3 years is not good, it is minus 0.73%, ROE is 9.62, ROCE is 13%, and debt equity is only 0.07। तो देखो financials are decent, मेरे हिसाब से debt equity तो बहुत ही अच्छा है, बट ये रहा ग्राफ, निफ्टी का आउट परफॉर्म क्या है, बट रीसेंट टाइम्स में ये बहुत बुरी तरह पिटता आ रहा है, जो उसको मार्केट से ऐसे भी देख सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है वोल्टास को ओवरटर्न कर सकता है, दिस स्टॉक कैन बी अ ग्रेट बाय। बट एक चीज तो देखो गारंटीड है, अगर आपने अभी सब्सक्राइब बटन ठोक दिया और लाइक दबा दिया ना, वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी कि एक भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना आपको मिस नहीं करने देंगे। थर्ड कंपनी आती है सिम्फनी। ये कंपनी आपको पता है क्या बनाती है? सोचो, ये बनाती है एयर कूलर्स, और ऐसे वैसे एयर कूलर नहीं बनाती। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका 97% रेवेन्यू किससे आता है? कूलर्स बेचने से आता है। कूलर्स अब मॉड्यूलर हो गए, इतने स्मार्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा वो सामने एसी रखा है, कूलर रखा है। अब मैं बताऊं कूलर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल, जो घरों में लगता है, तो बड़े फैंसी टाइप के आ गए हैं। सेकंड आते हैं कमर्शियल कूलर्स, जो शोरूम्स में लग जाते हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में लग जाते हैं, वो तो एक कमर्शियल कूलर्स। और फिर आते हैं इंडस्ट्रियल कूलर्स, ये लगते हैं असेंबली चेन्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में। और आप अगर अभी भी सोच रहे हो ना कि कूलर कौन खरीदता है यार, एक बार इनकी क्लाइंट लिस्ट देख लो सर। ये है इनकी क्लाइंट लिस्ट। इनके क्लाइंट्स कौन है?
जनरल इलेक्ट्रिक, वॉलमार्ट, कोका कोला, नेस्ले, टाटा, एशियन पेंट्स, सिनेपोलिस, जनरल मोटर्स, मारुति सुजुकी, बिस्लेरी, एल&टी, दिस इज सिम्फनी फॉर यू। और ये कंपनी ना कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी टेक्नोलॉजी को इतना ग्रास करके आगे बढ़ रही है ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई फील दिस कंपनी हैज अ एज, बिकॉज जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्सेप्ट करके अंदर लेती है ना, दैट कंपनी ऑलवेज गोज मच फर्दर। इस केस में आप देखेंगे इन्होंने ऑटोमेट करने की प्रोसेस की, जैसे जो वेंडर है और जो उनकी इनवॉइसिंग होती है उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया, सो दैट गलतियां कम हो, सो दैट मैन पावर कम लगे, सो दैट जल्दी और एफिशिएंटली हो। इन्होंने डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं अपनी इन्वेंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इनका डेटा प्रिवेंशन का पूरा सिस्टम है, मोबाइल से डिवाइस मैनेजमेंट का सिस्टम है, एआई टेक्नोलॉजी यूज करें, डेटा सिक्योरिटी यूज करें, ये सब यूज करें कूलर्स बनाने में। इंडिया में कूलर सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज मार्केट भी है, ऑर्गेनाइज भी है। अनऑर्गेनाइज मतलब नॉन ब्रांडेड कूलर्स, ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर ब्रांडेड कूलर जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आते हैं। अब इंडिया में एज ऑफ नाउ 30% इज ऑर्गेनाइज मार्केट, और इस 30% ऑर्गेनाइज मार्केट का 50% मार्केट शेयर सिम्फनी का है। एंड अगेन ये सिर्फ 1-2 साल से नहीं है, पिछले 4-5 साल से दे आर द मार्केट लीडर्स। चल मार्केट लीडर है समझ गए, बट क्या आने वाले टाइम पे भी मार्केट लीडर रहेंगे? इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ये कंपनी ना पूरे टाइम नए प्रोडक्ट्स निकालती रहती है। आप ये इनकी टाइमलाइन देखिए, 13 to 14 3 न्यू प्रोडक्ट्स, फिर 7 न्यू प्रोडक्ट्स, फिर 12, फिर 9, फिर 19, फिर 3, फिर 21, फिर 4, फिर 5, ये प्रोडक्ट्स लॉन्च पे लॉन्च कर ही जाते हैं। अब आते हैं सीधे इनकी फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 7.19%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 3.80%, ROE is 15%, ROCE 17.20%, and debt equity is only 0.23। अब ये देखिए इस कंपनी का ग्राफ, और इस कंपनी ने भी निफ्टी का आउट परफॉर्म किया है। एक सेकंड, अब देखो यार, हम क्या करते हैं ना कि आपको फंडामेंटली स्टॉक बताते हैं और फिर एक ग्राफ दे देते हैं, बट ग्राफ को आई फील वी कैन टेक्निकली एनालाइज इट मोर सो दैट आपको थोड़ा और हम एक्यूरेट दे पाए। बट अगर ये आप चाहते हो तभी तो फिजिक्स टीम करेगी। तो इफ यू वांट टेक्निकल एनालिसिस की, जो आप स्टॉक्स बता रहे हो उसमें थोड़ा टेक्निकली एनालाइज करके बताओ, प्राइस मूवमेंट से बताओ, तो सर नीचे लिख दीजिए टेक्निकल एनालिसिस। अगर 50 कमेंट आ गए ना, ये प्रॉमिस है मेरा, हर वीडियो के जो स्टॉक हम बताएंगे ना उसमें टेक्निकल एज जरूर डालेंगे। फोर्थ कंपनी है वर्लपूल। और एक सेकंड, हम सबको पता है हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। अब इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है दैट ये कंपनी ना वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है ऑफ FMEG प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री, एंड एज मैटर ऑफ फैक्ट 110 इयर्स की है यार। ये ग्लोबल एक्सपीरियंस है इस कंपनी का। और अगेन ये कंपनी इंडियन नहीं है वर्लपूल, इट्स अ MNC, जिसके एडवांटेज के बारे में भी अभी बात करेंगे। अब वर्लपूल एक ऐसी कंपनी ना जिसने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया, और आप खुद देखोगे कितने प्रोडक्ट्स आपके आसपास बचपन में वर्लपूल के भरे हुए होंगे। 1960 में वर्लपूल ने कैलविन को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद 1995 से कंपनी ने इनोवेशन ही इनोवेशन किए, पूरे टाइम नए नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करते ही गए, स्टार्टिंग विद वॉशिंग मशीन, फिर एयर कंडीशनर्स, डीप फ्रीजर्स, कॉफी ग्राइंडर्स। ये 90s का टाइम था जब वर्लपूल वाज वेरी वेरी डोमिनेंट इन द FMEG मार्केट। उस समय इंडिया में FMEG मार्केट तो शायद बड़ा था नहीं, बट उस समय वर्लपूल वाज अ वेरी डोमिनेंट ब्रांड। फिर 2008 में इन्होंने वाटर प्यूरिफायर्स बनाना शुरू कर। 2010 में इन्होंने विंडो एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, प्रीमियम रेंज ऑफ फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, सब कुछ आ गए। इनके रेवेन्यू के बारे में आपको बताऊं, इन 2022 इनका 96% जो रेवेन्यू है ना वो प्रोडक्ट्स की सेल्स है, 4% जो रेवेन्यू है वो सर्विसेज है, और पूरे इंडिया में जो सेल्स इनकी हुई है ना वो है पूरी कंपनी का 90%। तो इंडिया इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है, और कंपनी के इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के आगे गई नहीं है, अभी भी कंपनी इज एट इट इवन एट दैट लेवल। रिसेंटली कंपनी ने 4 डोर लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर्स को इंट्रोड्यूस किया है, डबल डोर फ्रिजेस को इंट्रोड्यूस किया है, या इनके नियो फ्रेश रेंज के पूरे फ्रिजेस आ गए हैं, फिर इनके माइक्रोवेव्स आ गए हैं, ओवन्स आ गए हैं, एयर फ्राइज आ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वर्लपूल ला रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल्स शायद इतने अच्छे नहीं, बिकॉज सबसे पहली चीज इनका EBITDA। अब इनका EBITDA पूरी इंडस्ट्री में इज वन ऑफ द लोवेस्ट, एंड स्पेसिफिकली इन Q3 ऑफ FY23 जो है ओनली ऑफ 3.3%। और ये है बिकॉज ऑफ स्टीप कंपटीशन। और ये आपने भी देखा होगा पहले बचपन में कितने प्रोडक्ट्स, कितने अप्लायंसेस हमारे घर में वर्लपूल के होते थे, बट शायद अब वो नंबर ऑफ अप्लायंसेस ना
थोड़े कम हो गए बिकॉज कंपटीशन आ गया थी सही ब्रांड से, बट दैट स्टिल डज नॉट स्टॉप दिस कंपनी फ्रॉम डूइंग वंडर्स एंड फॉर एटलीस्ट टारगेटिंग टू अचीव द बेस्ट। इन 2021 एक कंपनी है एलिसा इंडिया। एलिसा इंडिया मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है इन किचन अप्लायंसेस, और वर्लपूल ने अपना स्टेक इस कंपनी में 38% से और बढ़ा लिया है। अब वर्लपूल ओन्स 87% ऑफ एलिसा, तो आई एम श्योर ये इनको आगे जाके हेल्प करेगा ही करेगा। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो वर्लपूल के पास है ना, विच आई फील जो एटलीस्ट जो मैंने अभी कंपनीज बताई उनके पास नहीं है, कि वर्लपूल इज अ इंटरनेशनल एमएनसी। वर्लपूल हैज अ इंटरनेशनल रेपुटेशन, इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू, सप्लायर्स फिक्स्ड हैं, क्वालिटी कंट्रोल रहती है, दे नो हाउ टू पेनिट्रेट द मार्केट, दे नो हाउ टू डू वेल इन द मार्केट, एंड इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर वर्लपूल एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन द एफएमसीजी ब्रैकेट। तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज और उस एमएनसी की एक्सपर्टीज वर्लपूल इंडिया के पास तो आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं सब फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 4.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is not good, it is -11.20%, ROE is 9.23%, ROCE is 10.70%, डेट इक्विटी तो परफेक्ट है which is 0.01। और ये है पूरी कंपनी का ग्राफ। हाँ, इसने भी निफ्टी को परफॉर्म किया बट शॉर्ट टर्म में कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी। फिफ्थ कंपनी है, और ये वो कंपनी है जो ना जान पूछ के एंड तक मैंने बचाई थी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। ये कंपनी है ब्लू स्टार। ये कंपनी एयर प्यूरिफायर्स में है, एयर कूलर्स में है, वाटर प्यूरिफायर्स में है, कोल्ड स्टोरेज में है। ये कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। और सर अभी तो आप सुनते जाओ इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के जलवे क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और इनका ये मार्केट शेयर दिखा रहा है। लुक एट द मार्केट शेयर, कैसे मार्केट शेयर हैज कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। अब अगर और भी स्पेसिफिक जानना चाहते हो ना, तो जो रूम एयर कंडीशनर्स है उसमें दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 13.25%, जो रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट सिस्टम है उसमें दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 29%। सो इट हैज अ गुड डिसेंट होल्डिंग। और ब्लू स्टार एक वो कंपनी है जो ऑल द टाइम इनोवेट कर रही है और उनके प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रीमली हाई एंड। जो इनके हैवी ड्यूटी एसी है, मतलब जो बड़े एसी, जब समझ गए जो बड़े बड़े एसी होते हैं, दोज एसीज कैन वर्क इन टेम्परेचर्स अप टू 55 डिग्री सेल्सियस एंड दैट टू एट 100% कैपेसिटी। और सिर्फ कूलिंग पे बात नहीं हो रही है, इनके ना स्मार्ट एसीज में हमें पता है हर चीज में वाईफाई आ गया है, और ब्लू स्टार ने भी इस टेक्नोलॉजी को टेक ओवर किया है टू मेक श्योर कि वो पीछे ना रह जाएं। तो कंपनी का नेचर तो देखो समझ आ गया है कि दे आर एग्रेसिव, दे आर रेडी टू इनोवेट, दे वांट न्यू प्रोडक्ट्स, हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स टू मेक श्योर सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कंपनी भी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी है इन आंध्र प्रदेश। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इज ऑफ 388 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ ये डेट लेके कर रहे हैं। और ये फैसिलिटी एक ब्लू स्टार की सब्सिडरी है, तो उसके अंडर आएगी। कब से शुरू होगी? ये शुरू हो जाएगी Q3 FY23 से, और काफी पीएलआई स्कीम है जिसकी वजह से ब्लू स्टार को एक अच्छा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है इन 2024, बट एज ऑफ नाउ आई कांट कंफर्म। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 4.92%, profit growth for the past 3 years is not good at all. It is -4.19%, ROE 17.5%, ROCE is 19.9% and debt equity is 0.76. हाँ 0.5 ज्यादा है, but looking at the company is fantastic. एक बार ग्राफ देखो, this is the graph, एकदम bullish phase में है। और अगर आप गोयला को ओपिनियन चाहते हो, देखो आउट ऑफ ऑल द कंपनीज द फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट इज हैवेल्स, बट खुद की रिसर्च करो, कौन सा स्टॉक चाहिए वो बताओ, लाइक सब्सक्राइब करो, एंड सबसे ज्यादा जरूरी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए ना स्टॉक्स पे, तो टेक्निकल एनालिसिस के 50 कमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.